अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। पंजाब ज़मीन कार्ड इन्फॉर्मेशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपकी खिदमत में हाज़िर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज 14 अगस्त है। तमाम अहले वतन को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज की हमारी वीडियो भी जो है वो 14 अगस्त से रिलेटेड है कि जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो वहाँ से आने वाले जितने भी महाजरीन थे उनको पाकिस्तान के अंदर जो है वो रकबा अलाट हुआ। वो जो रकबा अलाट हुआ था वो कितना रकबा अलाट हुआ था और उस रकबे का रिकॉर्ड जो है वो कहाँ से मिल सकता है। तो आते हैं जी आज की अपनी वीडियो की तरफ। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उस वक़्त जो महाजरीन आए थे उनको ख़ानदान की बेसिस पे यानी एक पूरे कुंबे को रकबा अलाट हुआ था। वो रकबा कितना अलाट हुआ था और उसका रिकॉर्ड हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं। कुछ लोगों के जो है ना वो सवाल ये होता है कि सर हमारे दादा हमारे नाना को जो रकबा अलाट हुआ था उनको ये ही नहीं पता कि उनका रकबा जो है वो कौन से शहर में अलाट हुआ था, कितना रकबा अलाट हुआ था और उसका रिकॉर्ड हमें कहाँ से मिलेगा ताकि हमें पता चले जी उनको कितना रकबा अलाट हुआ था और उसकी मलकियत जो है वो हमारी है, वो रकबा हम हासिल कर सकें। और कुछ दोस्तों के सवाल ये है कि सर हमें जो रकबा अलाट हुआ था वो उस रकबे का जो है ना वो सारे का सारा जो इंतकाल जो है ना वो मेरे बड़े भाई के नाम पे चला गया या मेरे दादा के नाम पे चला या दादा के भाई के नाम पे, यानी एक पर्सन के नाम पे चला गया। बाकी मेंबरान को है ना उस रकबे में से जो है ना वो हिस्सा नहीं मिला, तो वो हम किस तरीके से उसका हिस्सा ले सकते हैं। कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि सर जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान महाजरीन आए थे तो उनको एक राशन कार्ड जारी किया गया था, उस राशन कार्ड का क्या मकसद था और राशन कार्ड क्यों जारी किया गया था। कुछ दोस्तों के ये सवाल हैं कि सर पर्ची अलाटमेंट से क्या मुराद है और स्कीम रजिस्टर क्या होता है। कुछ लोगों ने ये सवाल किया हुआ था कि सर तब्दीली हुकूक मलकियत से क्या मुराद है। हमारे पास मेरे दादा या नाना या परदादा को जो है ना वो जब वो पाकिस्तान आए थे तो उनको रकबा अलाट हुआ था, तो उसके हमने कागजात चेक किए हैं तो हमें एक इंतकाल की कापी मिली है जिसके ऊपर जो है ना वो तब्दीली हुकूक मलकियत का इंतकाल लिखा हुआ है। अब ये इंतकाल किस चीज़ का है, क्या हम ये रकबा सेल कर सकते हैं या नहीं सेल कर सकते, इसका क्या मकसद है, इसके मतलब की वीडियो बनाकर हमारी रहनुमाई करें। आज की हमारी वीडियो जो है ना वो इसी के मतलब होगी। अच्छा जी, 14 अगस्त हिंदुस्तान पाकिस्तान की पार्टीशन होने के बाद मुसलमान महाजरीन हिंदुस्तान से पाकिस्तान हिजरत करके जब आए थे तो उस वक़्त जो है ना वो दरिया अबूर करके आते थे। जो इधर वाली साइड थी तो वो पाकिस्तान आर्मी इधर वाली दरिया की इधर वाली साइड पे बैठी हुई थी, दूसरी साइड पर जो है ना वो हिंदुस्तान की आर्मी बैठी हुई थी। क्योंकि पाकिस्तान से जो लोग हिंदुस्तान जा रहे थे हिंदू या सिख, वो दरिया अबूर करके वो हिंदुस्तान वाली साइड पे चले जाते थे। जो पाकिस्तान आ रहे थे वो हिंदुस्तान वाली साइड से दरिया अबूर करके जो है ना वो इधर पाकिस्तान आर्मी के पास आ जाते थे। तो उस दरिया को जो है ना उस वक्त वक्ती तौर पर जो है ना वो बॉर्डर बनाया हुआ था। दोनों साइडों पर जो है ना पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आर्मी बैठी थी जो आने वाले महाजरीन को रिसीव करती थी और जिनसे दरिया पार नहीं होता था उनको वो दरिया जो है वो पार करवाती थी। पाकिस्तान आर्मी ने आने वाले महाजरीन के लिए जी 3 डिपो या कैंप जो है ना वो सेट किए हुए थे, जिनका मकसद ये था कि जो बंदा फलां ज़िला फलां तहसील से आएगा वो डिपो नंबर 1 में जाएगा, जो बंदा फलां ज़िला फलां तहसील से आएगा वो डिपो नंबर 2 में जाएगा, जो बंदा फलां तहसील फलां ज़िला से आएगा वो डिपो नंबर जो है ना वो 3 में जाएगा। अब जो 3 डिपो थे उनका नाम ये था कि पहले नंबर पे जो डिपो सेट किया गया था उसका नाम चक जमाल डिपो या कैंप था। दूसरे नंबर पर जो डिपो था उसका नाम था मंसर डिपो कैंप। तीसरे नंबर पर जो डिपो या कैंप सेट किया गया था उसका नाम था जी जेलम डिपो या कैंप जो है। अब मुतलका डिपो या कैंप यानी जब ये तय कर लिया कि पाकिस्तान आर्मी ने कि फलां ज़िले फलां तहसील से जो ख़ानदान आएगा उसको फलां डिपो में जो है ना वो स्टे करवाया जाएगा, तो जब वो मुतलका डिपो कैंप में कोई ख़ानदान जो है वो पाकिस्तान आर्मी के पास आ जाता तो उनको मुतलका डिपो और कैंप में जो ना वो दाखिल करने से पहले एक राशन कार्ड जारी किया जाता था। राशन कार्ड पर जो है ना उस वक्त टाइम ना होने की सूरत से सिर्फ जो है ना उस खानदान के सरबराह का नाम लिख दिया जाता था
और उसके फैमिली मेम्बरान की तादाद लिख दी जाती है कि ये ख़ानदान का सरबराह जो है ना इसका नाम ये है और इसके जो अंडर यानी इसके फैमिली जो मेम्बरान है वो ये हैं। और इस तरह का जो है ना वो राशन कार्ड जारी किया जाता था। ये मैंने एरोज लगा के बताया, ये लिखा जी रेशन आइडेंटिफिकेशन कार्ड। और ये इसके जो नेक्स्ट एरो है इसके ये कैंप नंबर लिखा हुआ है कि ये जो कैंप से इशू हुआ था वो उसका कैंप नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद क्या था जी, राशन कार्ड जारी करने के ना दो बड़े मकसद थे। नंबर एक, इससे पता चलता था कि अब तक कितने लोग पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं। नंबर दो ये था कि जो लोग पाकिस्तान में आए हैं वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ पहुंचे हैं। उनके पास ना तो कोई रकम थी, ना कोई खाने पीने का सामान था, ना ही कोई इस तरह के सोर्सेज थे कि जो ना वो अपने खाने पीने का बंदोबस्त कर सकें। अब उनको पाकिस्तान में भूखा तो रखना नहीं था, तो उनको जारी बात है जिंदा रखने के लिए उनको राशन पहुंचाना था। इसलिए राशन कार्ड से आइडिया हो जाता था कि कितने लोग पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं और इतने लोगों का जो है ना वो पाक आर्मी ने या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ना इनके राशन का बंदोबस्त करना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये था कि जब लोग कम थे पाकिस्तान आर्मी ने लोगों को कैंप में ही स्टे करवा दिया और राशन भी वही मुहैया किया। लेकिन अब हिंदुस्तान से मुसलमानों के काफले दर काफले पाकिस्तान आ रहे थे, इसलिए डिपो कैंप में रश बहुत ज़्यादा हो गया। पाकिस्तान ने आर्मी ने रश को मद्देनजर रखते हुए मजीद कैंप बनाए और रश की वजह से इन लोगों को मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। जिन लोगों के पास गड्ढे वगैरह थे, जिसके आगे जो है ना वो आपने देखा होगा कि बैल लगा के पीछे एक रेडी सी बनी होती है, इसको गड्ढे कहते हैं। गड्ढों की शक्ल में सवारी थी। उनको पाक आर्मी बता देती कि आप लोगों ने फलां एरिया में जाकर स्टे करना है, वहाँ पे फलां ऑफिसर मौजूद होगा जो कि आपके तमाम तर मामलात को देखेगा और आपके लिए रैश का बंदोबस्त करेगा। इसी तरह से जिन लोगों के पास जो है ना वो राइश दूर दराज मकामात पर थी, उनके पास जो है ना वो सवारी भी नहीं थी गड्ढे वगैरह की शक्ल में, या उनके पास जो है ना वो खच्चर वगैरह सवारी के लिए नहीं थे, उनको फिर पाक आर्मी क्या करती थी कि उनको अपनी वैन्स में जाके ना उन मकामात पर छोड़ के आती थी। और जिनकी राइश करीब थी तो उनको बता दिया जाता था कि आपकी राइश करीब है, इतने फासले पर आपने चल के जाना है, तो वहाँ पे आपकी राइश का बंदोबस्त किया जाएगा। तो इसका मिसाल के तौर पर जी कैंप नंबर 1 जो ना चक जमाल था, जिसमें लोगों का रश उस कैंप में बहुत ज़्यादा पड़ गया। तो पाक आर्मी ने अब सोचा कि यहाँ पे तो रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इन लोगों को मैनेज करना यहाँ पे मुश्किल हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनको चक जमाल के कैंप के जितने लोग थे उनको उठाया, उनको बोला कि आप ऐसा करें, गुजरांवाला पुराना स्टेशन जो है ना वो आप वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे आपके जो है ना वो तमाम तर मामलात का जो है ना इंतज़ाम किया जाएगा। क्योंकि रेलवे स्टेशन पर मुलाजमिन की रहायशों की जगह खाली थी, इसके अलावा मुसाफिरों की इंतज़ारगाह वगैरह खाली थी। इन लोगों को वक्ती तौर पर वहाँ पे जो है ना वो पाक आर्मी या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए मैनेज करना जो था आसान था। जब वो लोग पुराने स्टेशन पर आ गए तो इसी तरह से जो है ना वो पाक आर्मी जो है ना वो जमाल कैंप के जो भी काफिले आते थे उनको जो है ना वो पुराने स्टेशन पर भेज रही थी। तो पुराने स्टेशन पर जो है ना वो रश ज़्यादा हो गया, तो फिर पाक आर्मी ने सोचा कि अब यहाँ पे जो है ना स्टेशन पर मैनेज करना मुश्किल हो गया। तो अब उन्होंने क्या किया कि इन लोगों को वहाँ से उठाया, वहाँ से उठाकर जो है ना उस वक्त जो कॉलेजेस बने हुए थे या स्पोर्ट्स बिल्डिंग वगैरह बनी हुई थी वहाँ पे उन्होंने उनको मुंतकिल कर दिया, ताकि जो है ना वक्ती तौर पर जो है ना वो इन चीज़ों को मैनेज किया जा सके। उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद जब रश कंट्रोल ना हुआ, लोग काफिले दर काफिले आ रहे थे, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो रही थी, फिर पाकिस्तान आर्मी ने ये फैसला किया कि पाकिस्तान के जिन मकामात से हिंदू और सिख हिजरत करके हिंदुस्तान चले गए हैं वो घर खाली हैं, इन घरों में इन आने वाले मुसलमानों को पहुंचाया जाए और रैश भी वहीं दी जाए और राशन भी वहीं पहुंचाया जाए, ताकि जो मजीद काफिले आ रहे हैं उनको अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके। अब मसला ये बना कि जो लोग मुसलमान पहले ही पाकिस्तान के बशिंदे थे, यानी जो पाकिस्तान में शुरू से ही रह रहे थे आज़ादी से पहले ही, उन्होंने हिंदुओं और सिख जो पाकिस्तान से हिजरत करके जा चुके थे उनकी ज़मीनों और मालो जायदाद पर पहले ही कब्जा कर लिया और हिंदुस्तान से आने वाले मुसलमानों को वेलकम करने की बजाय उनको तस्लीम ना किया।
क्योंकि अगर वो उनको तस्लीम करते तो जो उन्होंने हिंदू और सिखों की ज़मीन जो है उनके अंडर आ गई थी, तो उनको फिर वो उन मुसलमानों को देनी पड़नी थी, जिसकी वजह से उन्होंने वो इलाका छोड़कर किसी और जगह जानी, यानी जो माइग्रेट होके मुसलमान आए थे जब वो मुख्तलिफ गाँवों में गए, वहाँ पे जो पहले पाकिस्तानी बशिंदे आबाद थे उन्होंने उनको जो है ना वो वेलकम ना किया, और जो वहाँ पे खाली घर थे वहाँ पे कब्जा कर लिया, ज़मीनों पर भी कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से ना उन महाजरीन को वहाँ वो जगह छोड़कर किसी और जगह जाना पड़ा। तो इस तरह महाजरीन पाकिस्तान के बशिंदों के हाथों कई इलाका जात में काफ़ी परेशान रहे। कई इलाका जात में पाकिस्तानी बशिंदों ने उनको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया और उनको वहाँ पे जो है ना वो पनाह वगैरह दी। अब जिन इलाका जात में महाजरीन को पाकिस्तानी बशिंदे तस्लीम नहीं कर रहे थे, उन इलाका जात में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन महाजरीन को एक साइड पर यानी गाँव के एक साइड पर जगह दे दी कि उन्हें कहा कि आप लोग जो है ना यहाँ पे अपना पड़ाव डाल लें। मिसाल के तौर पर जम्मू कश्मीर से जो लोग आए थे तो उन्होंने जिस जगह पर राइश रखी वो गांव से एक साइड पे उन्होंने राइश रख ली, तो उस जगह का नाम जो है ना वो पड़ गया जी डेरा जम्मू वाला। तो आज भी वो इसी नाम से जाना जाता है। इससे मुराद ये था कि ये लोगों ने आके इस जगह को आबाद किया, इस जगह पर डेरा बनाया, तो ये जम्मू वाले लोग हैं, तो उसका नाम ही डेरा जम्मू वाला पड़ गया। वो आज भी इसी नाम से जो है ना वो चल रहा है। अब क्या हुआ जी, अब लोगों की तादाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और आर्मी के लिए इन तमाम लोगों के राशन का इंतज़ाम करना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जो लोग हिजरत करके आए थे उनके पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो अपने खाने पीने के इंतज़ाम खुद कर सकें। फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया कि जो लोग डिपो कैंप से बाहर मुंतकिल हो चुके हैं, गाँव वगैरह में मुंतकिल हो चुके हैं, उनको जो है ना वो ज़री रकबा दिया जाए ताकि वो काश्तकारी करके अपने ख़ानदान का पेट पाल सके और गवर्नमेंट पर भी राशन की जिम्मेदारी इनकी कम हो। तो उस वक्त जो है ना वो नफसा नफसी का दौर था, प्रॉपर रिकॉर्ड मैनेज करना नामुमकिन था। इसलिए ये फैसला किया गया कि गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ही तरीका मौजूद है जिससे वो अंदाज़ा लगा सकती है कि कौन से ख़ानदान के अफराद कितने हैं और उनको कितने रकबा की ज़रूरत है जिस पर वो काश्तकारी करके अपने राशन का इंतज़ाम कर लें। तो वो एक ही तरीका ये था कि उन्होंने जब वो उन लोगों को रिसीव किया था तो उनके राशन कार्ड जो है ना वो जारी किए थे। तो राशन कार्ड के ऊपर उस ख़ानदान के सरबराह और उसके मेंबरान की तादाद लिखी हुई थी कि इसके ख़ानदान के अफराद कितने हैं। तो उसी राशन कार्ड के बिहाफ को उसी को मद्देनज़र रखते हुए हर ख़ानदान को जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में जो रकबा जो है वो अलाट कर दिया। अब जब रकबा अलाट हो गया तो अलाटमेंट का तरीकाकार ये था कि जो ख़ानदान का सरबराह होता था जिसका नाम राशन कार्ड पर लिखा होता था उसके नाम से वो रकबा अलाट करके उसको अलाटमेंट की पर्ची दे दी जाती थी, क्योंकि उस वक्त इतने वसाइल और टाइम नहीं था कि ख़ानदान के हर फर्द को बुलाकर अलग अलग जितना उसके हिस्से में रकबा आता है उसको अलाट किया जाए और उसको अलग अलग से जो है ना वो पर्ची जारी की जाए। तो जिस सरबराह के नाम पे राशन कार्ड के बिहाफ पर अलाटमेंट होती थी उसको एक अलाटमेंट पर्ची दी जाती थी। वो पर्ची लेकर वो बंदा मुतलका पटवारी तहसीलदार के पास आ जाता, उसको लाठी पर्ची दिखाता जिसके बिहाफ पर पटवारी और तहसीलदार वो रकबा उस बंदे के नाम पर तब्दीली हकूक़ मलकियत का इंतकाल करते हुए मुंतकिल कर देता। अब तब्दीली हकूक़ मलकियत का इंतकाल ये होता है कि रकबा सरकारी था, उस वक़्त हकूक़ जो है ना उसके ऊपर मालकाना हकूक़ सरकार के थे। सरकार ने एक कानून बनाया पर्ची अलाटमेंट का जिसके बिहाफ पर महकमा माल में तब्दीली हकूक़ मलकियत यानी सरकार के नाम पे जो हकूक़ थे उनको तब्दील करके एक आम आदमी के नाम पे वो हकूक़ जो है ना वो मलकियत के हकूक़ उसके नाम पर ट्रांसफ़र कर दिए गए, जिसको महकमा माल में तब्दीली हकूक़ मलकियत का इंतकाल कहते हैं। इससे उस बंदे को राइट्स मिल गए कि वो बंदा जो है ना उस रकबे का मालिक बन गया, जिससे इस बंदे को लाठी रकबा के माल का ना हकूक़ मिल जाते, इस रकबे का वो मालिक बन जाता और कानूनी तौर पर जिस रकबे का वो मालिक बना वो सारा रकबा उसका नहीं बल्कि उसके बैन बाई यानी राशन कार्ड पर जितने मेंबरान थे ना उन सब का उस रकबे में हिस्सा होता था। अब हुआ ये कि ख़ानदान के जिस फर्द के नाम पर रकबा अलाट होता वो उस रकबे का मालिक बन जाता।
तो अपने बहन भाइयों को उस रकबा में हिस्सा देने से इनकारी हो जाता है। इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के पास आ रहे थे। लोग जो है वो कंप्लेंट्स कर रहे थे कि जो रकबा राशन कार्ड पर हमारे भाई के नाम पर था, ताया के नाम पर था, अब्बा के नाम पर, दादा के नाम पर था, वो रकबा उस अकेले बंदे के नाम पे मुंतकिल हो गया, बाकी मेंबरान को उस रकबा में हिस्सा नहीं मिला। इन केसेस को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन 1978 में जारी किया, जिसमें वाज़ेह किया गया और एक अलाटमेंट का कानून ये बनाया गया कि इसकी तकसीम विरासत से हटके होगी, क्योंकि विरासत की तकसीम ये होती थी कि भाई को 2 हिस्से जाते थे, बहन को 1 हिस्सा जाता था। लेकिन इसमें नोटिफिकेशन में ये वाज़ेह किया गया कि जो रकबा राशन कार्ड के बिहाफ पर अलाट हुआ है, राशन कार्ड पर सरबरा और जितने अफराद का नाम दर्ज होगा, उस रकबा का हिस्सा सबको बराबर मिलेगा, चाहे वो बहन है या भाई है, सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा, किसी को कम या ज़्यादा रकबा उसमें नहीं मिलेगा। अब ये नोटिफिकेशन है जी, राशन कार्ड पर दर्ज जिन खानदान के अफराद को लाठी रकबा का हिस्सा ना मिला था, उन्होंने क्या किया जी, ये नोटिफिकेशन लिया 1978 का। इस नोटिफिकेशन के तहत उन्होंने जो है वो दावा करके, ठीक है, सिविल कोर्ट से जो है ना वो ऑर्डर ले लिए, या ये नोटिफिकेशन लेकर जो है ना वो रेवेन्यू ऑफिसर के पास चले गए। रेवेन्यू ऑफिसर ने इस नोटिफिकेशन को मद्देनजर रखते हुए उन तमाम जो है ना वो मेंबरान को जो है ना वो रकबा के हकूक जारी करने का पटवारी को हुक्म सादर कर दिया, जिनका राशन कार्ड के ऊपर जो है ना जिनका नाम और जिनकी तादाद लिखी हुई थी। तो पटवारी ने जो है ना वो उसका दोबारा वो पुराने वाला जो है इंतकाल ख़त्म करके नए वाला जो है ना तब्दीली हकूक़ मिल्कियत के इंतकाल का इंदराज करके सबको जो है ना उसमें मालिक बना दिया। अब रही बात जी उन लोगों की जिनको पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक राशन कार्ड के तहत लाठी रकबा से हिस्सा नहीं मिला, वो अपना हिस्सा कैसे ले सकते हैं। हुआ इस तरह से कि जब वो पाकिस्तान में आए तो उनका बड़ा भाई था, 7 छोटे बहन भाई थे। बड़े भाई ने क्या किया कि उसने जितना जितना बहन भाइयों का हिस्सा बनता था उनको डिवाइड करके दे दिया। अब बड़े भाई की होगी वफात, तो वो रकबा तो बड़े भाई के नाम पर अलाट हुआ था, मालक तो वो अकेला शो हो रहा था। अब बड़े भाई की औलाद ने क्या किया, उसकी करवाई विरासत करवा के वो मालक बन गए। तो उन्होंने उन सब को उस हिस्से से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा जी ये रकबा भी हमारे नाम पे है, मालक भी हम ही बनते हैं, तो आपका तो इसमें से हिस्सा ही नहीं बनता, लिहाजा आप ये रकबा छोड़ें। तो अब जिनको हिस्सा नहीं मिला वो इसका रिकॉर्ड कहाँ से मिलेगा और वो किस तरीके से अपना हिस्सा ले सकते हैं, और हिस्सा लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है वो मैं आगे आपको बताता हूँ जी। पूरे पंजाब का जो है ना वो पूरे पंजाब का जितने भी कैंप पंजाब में लगते रहे हैं, ठीक है, उसका राशन कार्ड का रिकॉर्ड जो है ना वो रावलपिंडी के अंदर जो है रावलपिंडी सदर स्टाफ के पास पूंछ सेंटर या पूंछ हाउस उसे कहा जाता है। ये राशन कार्ड का रिकॉर्ड आपको जो है ना वो वहाँ से मिलेगा। अब राशन कार्ड हासिल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप हिंदुस्तान से पाकिस्तान के आपके दादा परदादा या आप आए थे उस वक़्त तो आप लोगों के पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। जो राशन कार्ड जारी किए भी गए तो वो जिसके नाम पे रकबा अलाट हुआ राशन कार्ड तो उसके कब्जे में है, वो तो आपको कभी नहीं देगा कि आप इसके बिहाफ पर जो है ना वो केस लड़ के अपने नाम रकबा लगवा लें। तो इसलिए सबसे पहले आपको राशन कार्ड हासिल करना होता है। राशन कार्ड हासिल करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, नंबर 1 पे आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नंबर 1 पे आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप हिंदुस्तान से या आपके दादा नाना हिंदुस्तान से माइग्रेट करके पाकिस्तान आए हैं तो वो हिंदुस्तान में कौन से ज़िला में रह रहे थे, उस ज़िला की तहसील कौन सी थी और कौन से गांव में रहते थे, ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको ये होना चाहिए कि जब वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आए तो उनको कौन से डिपो कौन से कैंप में रखा गया था, जमाल कैंप में या डिपो में रखा गया था, उनको मंसर कैंप में रखा गया था या जेलम कैंप में रखा गया था, कौन से कैंप में रखा गया था। अगर ये इतनी आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी तो ये इन्फॉर्मेशन लेके आप जाएंगे जी पूंछ सेंटर पूंछ हाउस जाएंगे। तो अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप जाके बताएंगे जी मेरे दादा का फलां नाम है, तो उसका जो है ना वो रिकॉर्ड तलाश कर दें, तो वो कभी भी आपको रिकॉर्ड तलाश करके नहीं देंगे, क्योंकि वो पूरे पंजाब का रिकॉर्ड होगा। वो कैसे आपको तलाश करके देंगे, पूरा पंजाब तो नहीं, वो मैनुअल रिकॉर्ड है, कौन सा कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है जो सर्च करके 1 मिनट में निकाल देंगे।
अगर आपको उसके डिपो के मतलब पता हुआ तो वो क्या करेंगे जी, फ़ौरन उस डिपो का रजिस्टर निकालेंगे, उस कैंप का रजिस्टर निकालेंगे, उसमें से आपको जो है ना वो आपके राशन कार्ड का जो है ना रिकॉर्ड तलाश करके आपको राशन कार्ड हैंड ओवर कर देंगे। अगर डिपो के मतलब नहीं पता तो हिंदुस्तान से जिस ज़िला तहसील गांव से आए हैं वो आपको बताएंगे, तो वो उसके हिसाब से खुद ही उनको पता होता है कि ये ज़िला तहसील गांव कौन से डिपो में पड़ता है, तो वो रिकॉर्ड तलाश करके आपको हैंड ओवर कर देंगे। राशन कार्ड जब आपको मिल गया तो राशन कार्ड हासिल करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, आपने अपने मुतलका मुहाफ़िज़ खाना में जाना है। मुहाफ़िज़ खाना से आपको जो है ना उसके स्कीम रजिस्टर्ड का रिकॉर्ड और पर्ची अलाटमेंट का रिकॉर्ड मिलेगा, जिसके बिहाफ पर जो है ना वो अलाटमेंट हुई थी, ये भी आपने ले लेना है जी। तो राशन कार्ड, स्कीम रजिस्टर्ड, पर्ची अलाटमेंट हासिल करने के बाद आपने मुतलका पटवारी के पास वो सारे डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। मुतलका पटवारी इन डॉक्यूमेंट को देखते हुए आपको तब्दीली हुकूक मलकियत का इंतकाल की कापी निकाल देगा, जिस पर जो है ना वो आपके जो नाना दादा जिसके नाम पे भी रकबा किले के नाम पे लगा हुआ है वो दर्ज होगा। तो ये तमाम तर डॉक्यूमेंट आपने राशन कार्ड, रजिस्टर स्कीम, पर्ची अलाटमेंट, तब्दीली हुकूक मिल्कियत, इंतकाल, ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर आपने किसी अच्छे से वकील से रब्ता करना है। उसको बताना है जी हमें जो है ना वो राशन कार्ड के मुताबिक जो है ना वो हमें हिस्सा नहीं मिला। तो वो क्या करेगा कि सिविल कोर्ट में आपका दावा दायर करके इन डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर जो है ना वो साबित करेगा कि आप भी उसी राशन कार्ड के मेंबर हैं और आपका भी उस राशन कार्ड के बिहाफ पर लाठी रकबा से हिस्सा बनता है, जिसका बाकायदा जो है ना 1978 में नोटिफिकेशन भी हुआ है। आपको और आपके भाई को जो है ना वो हिस्सा नहीं मिला, तो लिहाजा जो है ना वो आपको आपका कानूनी हक बनता है आपको जो है ना वो हिस्सा दिया जाए। अब अदालत क्या करेगी, अदालत तमाम सबूतों गवाहान को मद्देनजर रखते हुए आपके हक में डिग्री करके फैसला लिख देगी कि इस बंदे का राशन कार्ड के मुताबिक जो अलॉटमेंट हुई है हिस्सा बनता है, पुराना इंतकाल तोड़कर इसको हिस्सा दिया जाए। वो डिग्री लेकर आप मुतलका पटवारी या राजिद कार्ड सेंटर चले जाएंगे, वो इसका अमल करके आपको रकबे का मालिक बना देगा। डिग्री का अमल दम करवाने का क्या तरीकाकार है, इसके हवाले से मैंने एक पूरी तफसील से वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड की गई है, वो देख लें, आपकी रहनुमाई हो जाएगी। आखिर में सबसे जो बात आती है वो ये आती है कि हमें आज के दौर में ये कैसे पता चलेगा कि उस वक्त राशन कार्ड के मुताबिक कितना रकबा एक खानदान को अलॉट हुआ था। जब आप राशन कार्ड का रिकॉर्ड रावलपिंडी सदर स्टाफ पूंछ आउट सेंटर से निकलवा कर मुहाफ़िज़ खाना जाएंगे, तो मुहाफ़िज़ खाने वाले वो राशन कार्ड को देकर उसके स्कीम, रजिस्टर और पर्ची अलाटमेंट का कार्ड निकाल देंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि कितने रकबा पर्ची पर अलॉट हुआ था। अगर वहां से भी समझ ना आए तो राशन कार्ड, स्कीम, रजिस्टर और पर्ची अलाटमेंट लेकर पटवारी के पास आ जाएं। पटवारी इन डॉक्यूमेंट को मद्देनजर रखते हुए आपको तब्दीली हुकूक मलकियत का इंतकाल निकाल देगा, जिस पर वाज़िया तौर पर लिखा होगा जी इतने रकबे का जो है ना ये अलाटमेंट का इंतकाल हुआ है और इतने रकबे की जो मलकियत जो है ना वो ट्रांसफ़र की गई है।